गुड मॉर्निंग। व्यक्तिगत भिन्नताओं की अगली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सॉरी। आशा है आप पिछली कक्षाओं को ध्यान से देख चुके होंगे, जिसमें हमने दो प्रकार के बालकों की चर्चा कर ली थी। सबसे पहला है क्षतिग्रस्त बालक पढ़ लिए थे हमने और पिछड़े बालक पढ़ लिए थे। बिल्कुल याद रखें आप इन बालकों की विशेषताएं। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे बड़ा भी यही है, और इसमें दो पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक तो विशिष्ट प्रकार के बालक और एक बुद्धि से कोरिलेटेड एक टॉपिक है सृजनात्मकता। दो प्रश्न, इसका हर हमेशा सी टेट में एक प्रश्न आता है और आर टेट में इसके दो क्वेश्चन या रीट में दो क्वेश्चन पक्के हैं, लेकिन इसका जो क्वेश्चन आता है वो बुद्धि से कोरिलेटेड होता है। कहीं से भी कोरिलेटेड हो, प्रश्न प्रश्न होता है, राइट करना है। तो आज हम जिन बालकों की बात करेंगे वह है सृजनात्मक बालक और टॉपिक है सृजनात्मकता। एक बात थोड़ा ध्यान रखें कि आपके सामने कोई प्रश्न आता है, जब हम टेस्ट लेते हैं तो एक प्रश्न है, उस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें और उस प्रश्न को पढ़ने के बाद दिए गए विकल्पों को भी ध्यान से पढ़ें। पहला नियम यही है परीक्षा में सफल होने का, कि प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना और विकल्पों को भी ध्यान से पढ़ना। विकल्पों पर गहन चिंतन कीजिए, जितनी आवश्यकता है उतना। फिर सुन ले, विकल्पों पर गहन अध्ययन कीजिए, चिंतन कीजिए, जितनी आवश्यकता है उतना। आवश्यकता से अधिक चिंतन इन विकल्पों पर आपका प्रश्न गलत करवा सकता है। एक छोटी सी कहानी है 3 मिनट की, कैसे गलत होता है और क्यों आवश्यक नहीं है इतना गहन चिंतन। कि एक जगह एक वर्कशॉप में कुछ इंजीनियरों ने, ये वर्कशॉप था, ये इसका दरवाज़ा है, कुछ इंजीनियरों ने एक कार का निर्माण किया। सबसे अच्छी कार बनाई उन्होंने, इतनी शानदार कार डिज़ाइन की। वर्कशॉप के अंदर वर्ल्ड की द बेस्ट कार का निर्माण किया। क्रिएटिव थे, दे ऑल आर क्रिएटिव्स। उन्होंने बहुत शानदार कार का निर्माण किया और जब वह कार बन गई तो उनको बाहर निकाल कर उसकी ट्रायल लेनी थी। लेकिन क्या हुआ कि वह कार है वो थोड़ी सी 4 इंच ऊंची बन गई। मतलब अंदर ही बना रहे थे, लेकिन ये कार है वो इतनी ऊंची बन गई। अब जैसे ही इतनी ऊंची बनी, सभी ने गहन अध्ययन किया कि अब इस कार को कैसे निकाला जाए। किसी ने कहा कि एक काम करते हैं, दरवाजे को थोड़ा सा डिसमेंटल कर देते हैं। तो वहाँ पे बिल्डिंग के गिरने का पूरा चांस था, क्योंकि बीम वहीं पे था। कई इंजीनियर्स ने 3 सप्ताह तक अध्ययन किया, गहन चिंतन किया कि इस कार को कैसे बाहर निकाला जाए, कार को कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि दरवाजे से थोड़ी ऊंची बन गई थी। कार को तोड़ नहीं सकते, बिल्डिंग को तोड़ नहीं सकते। यही क्रिया यहाँ खड़ा एक वॉचमैन है वो डेली देख रहा था, हाथ में डंडा लिए। उन्होंने, इस वॉचमैन ने कहा, साहब हुआ क्या वो बताइए ना। तो इन्होंने कहा, बेवकूफ़ तू एक वॉचमैन है, अनपढ़ व्यक्ति है, तू क्या जाने टेक्नोलॉजी के बारे में। हम 3 सप्ताह तक गहन अध्ययन कर रहे हैं कि इस कार को कैसे बाहर निकालें, और तू अनपढ़ वॉचमैन है वो तू हमसे पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा, साले बेवकूफ़ हो तुम सब लोग, इसकी हवा निकाल दीजिए कार के टायरों की, तो थोड़ी सी अपने आप नीची हो जाएगी। ऐसा ही किया, हवा निकालते ही कार है वो थोड़ी नीची हो गई और ये बाहर निकल गई। मेरे शब्दों पे ध्यान ना दे, मैंने कुछ अपशब्द बोले हो, लेकिन यह भावना समझे कि यहाँ पे ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी 3 सप्ताह तक ज़्यादा चिंतन कर रहे थे। और एक व्यक्ति जो एक हाथ में डंडा लिए हुए अनपढ़ था, उसने कहा ये इजीएस्ट टास्क है, इसको पूरा करने के लिए आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस प्रकार भी कभी कभी गहन चिंतन है वो आपके लिए दुखदायी हो सकता है। तो गहन चिंतन से कभी कभी बचें, लेकिन विकल्पों को ज़रूर ध्यान से पढ़ें। ये हमारा आज का थोड़ा सा एक मोटिवेशन लेक्चर था, यूँ कह सकते हैं। वापस आ जाते हैं सृजनात्मकता। सृजनात्मकता को बोला जाता है क्रिएटिविटी। फिर मैं कह दूँ मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, हो सकता है अक्षरों की बनावट है वह ख़राब लगे आपको, द लिखूँ आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर भी समझ ले। क्रिएटिविटी शब्द है, इसकी उत्पत्ति 3 शब्दों से मानी जाती है। इन 3 शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। एक तो है KERE केयर, एक होता है क्रिएट, और एक होता है क्रिएटिव। ये 3 शब्द है, केयर, क्रिएट और क्रिएटिव। इन्हीं 3 शब्दों से कहीं न कहीं इसकी उत्पत्ति मानी गई है। केयर का मतलब क्या होता है? उगना। केयर का मतलब होता है उगना, या फिर दूसरा अस्तित्व में आना, KERE।
अस्तित्व में आना, इसका अर्थ ये होता है। दूसरा है क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है मौलिक रूप से, आज की क्लास थोड़ी लंबी है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। मौलिक रूप से उत्पन्न होना मतलब नवीन रूप से उत्पन्न होना। और क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, तो अपनी योग्यता, आपके पास जो भी योग्यता है उस योग्यता के साथ साथ आपकी कल्पना, योग्यता और कल्पना शक्ति द्वारा आपके अंदर जो योग्यता है और कल्पना शक्ति द्वारा किसी नए विचार का प्रकट होना। तो ये तीन शब्द हैं, KERE, CREATE और CREATIVE, क्रिएटिव। इन तीन शब्दों से ही तीनों को मिलाकर बना दिया, इसको क्रिएटिविटी बना दिया। तो क्रिएटिविटी क्या होता है, तो क्रिएटिविटी इन तीनों को साथ में जोड़ दो तो ये बन जाता है क्रिएटिविटी। नेक्स्ट चर्चा करें, क्रिएटिविटी की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। बिल्कुल आप इस चीज़ को ध्यान से समझते रहें, क्योंकि आप में कन्फ्यूज़न थोड़े थोड़े ज़्यादा आते जाते हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक हमने इस सृजनात्मकता को बनाया है, आप ध्यान रखें। सृजनात्मकता कहीं कहीं सर्जनात्मकता है और कहीं सृजनात्मकता है, शब्द पे ध्यान न दें, परीक्षा पे आप तो पॉइंट है उसको ध्यान रखना है। सृजनात्मकता की उत्पत्ति हमेशा चिंतन से होती है। अगर किसी व्यक्ति में चिंतन नहीं है तो सृजनात्मकता उत्पन्न नहीं होगी। पहला ध्यान रखें, सृजनात्मकता की उत्पत्ति चिंतन से होती है और चिंतन की उत्पत्ति किससे होती है, आवश्यकता से। जब तक व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है तब तक चिंतन नहीं करेगा, और इसी आवश्यकता को कहा गया है सृजनात्मकता का प्रेरक। देखो, सृजनात्मकता का प्रेरक कौन है, आवश्यकता है। और सृजनात्मकता का साधन कौन सा है या सृजनात्मकता का माध्यम कौन सा है, तो सृजनात्मकता का साधन और माध्यम है चिंतन। दोनों अलग अलग है। प्रेरक का काम कौन करेगा, आवश्यकता, और सृजनात्मकता का साधन या माध्यम का कार्य कौन करेगा, चिंतन करेगा। तो सृजनात्मकता की उत्पत्ति चिंतन से होती है, ये चिंतन उसका माध्यम है, और चिंतन की उत्पत्ति आवश्यकता से होती है, तो आवश्यकता एक प्रेरक है। अब आपकी आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती है, तो हम आपके दिमाग में जो जो भी आवश्यकताएं चल रही है उसका वर्णन कर देंगे। एक आवश्यकता होती है प्राप्य आवश्यकताएं, दूसरी आवश्यकता होती है अप्राप्य आवश्यकताएं, और तीसरी आवश्यकता होती है दुर्लभ प्राप्य आवश्यकताएं। कहीं आपको किताबों में मुश्किल से मिलेगा, फिर भी मेरा कंसेप्ट है उससे समझने की कोशिश करें आप। व्यक्ति की तीन प्रकार की आवश्यकता होती है, प्राप्य, अप्राप्य और दुर्लभ। प्राप्य का अर्थ होता है आसानी से जो प्राप्त हो जाए, आपको कोई हाथ पैर नहीं चलाने पड़े, जैसे कि हवा, पानी, प्रकाश। इस प्रकार की जो आवश्यकता है वह आपको आसानी से मिल जाती है। आप खाट पे पड़े रहिए, सोते रहिए, हवा आपको मिलती रहेगी, पानी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अकाल पड़ गया तो वो बात अलग है, बाकी पानी भी एक सुलभ आवश्यकता है। प्रकाश मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये आवश्यकताएं कहलाती है प्राप्य आवश्यकताएं। अप्राप्य आवश्यकताएं क्या होती है, जो व्यक्ति के लिए हमेशा असंभव होती है। आपके मन में विचार आया, ऐसा विचार जो आपके दिवा स्वप्न पे आधारित है लेकिन कभी पूरा नहीं कर सकते, आपकी क्षमताओं से परे। अप्राप्य आवश्यकताएं किसे कहते हैं, तो एक व्यक्ति की क्षमता से परे जो आवश्यकता है वह अप्राप्य आवश्यकताएं कहलाती है। जैसे आपकी शादी कैटरीना कैफ से हो जाए, अब हो जाए कि नहीं हो जाए वो हम तो नहीं कह सकते यहाँ बैठे बैठे, लेकिन यह आपके लिए क्या है, अप्राप्य है, मेरे को लग रहा है। ठीक है, यहाँ बैठे बैठे अप्राप्य है। और दुर्लभ प्राप्य आवश्यकताएं मतलब कठिनाई से प्राप्त होती है, मतलब इसके लिए आपको बहुत सारे क्या करने पड़ेंगे, प्रयत्न करने पड़ेंगे, और इनको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ समझें कि आवश्यकता है वह प्रेरक है, लेकिन किस प्रकार की आवश्यकताओं से सृजनात्मकता की उत्पत्ति होती है, दुर्लभ, जो कठिन होती हैं, बहुत सारे प्रयत्नों और चिंतन के बाद प्राप्त होती है। तो यह आपको याद रखना है, सृजनात्मकता का एक क्रम है कैसे उत्पन्न होती है। अब सृजनात्मकता की परिभाषाओं की बात करें तो 5 परिभाषाएं आपको याद रखनी है। यह 5 परिभाषाएं परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, सृजनात्मकता की परिभाषाएं। परिभाषाएं तो आपको 1000 मिल जाएंगी, लेकिन 1000 परिभाषाओं का वर्णन यहाँ नहीं कर सकते हैं। आपको कितनी परिभाषा याद रखनी है, तो सबसे पहला आता है स्टैन की परिभाषा।
स्टैन ने क्या कहा था वो समझें। अगर कोई व्यक्ति है वह नई वस्तु का, अब यहाँ आपको ध्यान रखना है क्या क्या विशेष शब्द है। नई वस्तु का उत्पादन करे, लेकिन कैसे? या तो पूर्ण रूप से नई वस्तु का निर्माण करे या आंशिक रूप से नई वस्तु का उत्पादन करे। दो शब्द स्टैन की परिभाषा के हैं। एक व्यक्ति अपनी क्षमता से पूर्ण या आंशिक वस्तु का उत्पादन करे तो वह कहलाती है सृजनात्मकता। तो दो शब्द है, पूर्ण और आंशिक, दोनों याद रखना है। स्टैन के अनुसार एक व्यक्ति अपनी क्षमता के द्वारा नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन करता है तो वह कहलाती है सृजनात्मकता। और लगभग नई वस्तु का उत्पादन से संबंधित एक परिभाषा जेम्स ड्रेवर की भी थी। तो जेम्स ड्रेवर और स्टैन की परिभाषा में एक शब्द कॉमन है, वह क्या है? नई वस्तु का निर्माण या नई वस्तु का उत्पादन। दोनों की परिभाषाओं में एक ही शब्द कॉमन था। दूसरी परिभाषा की चर्चा करें तो वह है ड्रेव डेहल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ड्रेव डेहल। सी टेट वालों के लिए परिभाषा है, वो अक्सर हर साल में, एक साल में एक आध परीक्षा में पूछी जाती है, 2 सी टेट होते हैं। यहाँ पे उसने कहा था योग्यता आधार। सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा, यहाँ समझना है, वस्तु या विचारों का उत्पादन करे। वह योग्यता है जिसमें अब एक शब्द जोड़ दिया, वस्तु या विचार, दो चीज़ें आ गई, या तो किसी वस्तु या फिर कोई विचार है। सृजनात्मकता वह योग्यता है जो वस्तु या विचार का उत्पादन करे। लेकिन जो विचार उत्पादन कर रहे हैं वह, उसके दो गुण बता दिए इसने। वह विचार कैसा होना चाहिए? नवीन भी होना चाहिए, और वह विचार है वह कैसा होना चाहिए? मौलिक भी होना चाहिए। इसकी परिभाषा ये हो गई, नवीन एवं मौलिक वस्तु या विचार का उत्पादन करने की योग्यता ही क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। तीसरी परिभाषा की बात करें तो वो है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड और गाल्टन दो तो ऐसे व्यक्ति हैं जो मनोविज्ञान के पीछे ही पड़ गए थे। गिलफोर्ड क्या कहता है वो समझ ले। इसने एक शब्द और जोड़ दिया, वह है नवीन। अब नवीन तो है ही, लेकिन नवीन में 3 प्रत्यय जोड़ दिए इसने। नवीन वस्तु और विचार ड्रेव डेहल ने बताए, तो इसने भी कर दिया नवीन वस्तु, नवीन विचार, ये दो तो जोड़ दिए। इसके साथ है पुराने तत्वों का नया संगठन करना। पुराने तत्वों का नया संगठन, पुराने तत्वों का नया संगठन कर आप क्या करें? समस्या समाधान के करें। तो यहाँ आपकी परिभाषा क्या बन जाएगी वो समझें। गिलफोर्ड ने कहा कि नवीन वस्तु, विचार या पुराने तत्वों का नया संगठन जो समस्या समाधान में उपयोगी हो, समस्या समाधान में उपयोगी हो, यह परिभाषा बन गई गिलफोर्ड की। और गिलफोर्ड ने पहली बार ये प्रयोग किया था, कौन सा? समस्या समाधान के बारे में। जेपी गिलफोर्ड वही था, पूरा नाम आपको पूरा याद है। चौथी परिभाषा आती है स्किनर की, और स्किनर ने ये परिभाषा कौन सी दी थी वो बता देते हैं। यहाँ 2 शब्द और जोड़े थे। इसने सबसे पहले चिंतन शब्द का उपयोग किया था। वह चिंतन, अब यहाँ ज़रूर ध्यान रखें, गिलफोर्ड ने चिंतन दिया लेकिन उसने अपनी परिभाषा में चिंतन शब्द का प्रयोग नहीं किया, ये ध्यान रखें। चिंतन शब्द का प्रयोग किसने किया? स्किनर ने। वह चिंतन जो अन्वेषात्मक हो और असाधारण हो। अन्वेषात्मक और ऐसा चिंतन जो कैसा हो? असाधारण हो, वह क्या कहलाएगा? सृजनात्मकता। तो चिंतन शब्द सबसे पहले अपनी परिभाषा में किसने डाला था? चिंतन शब्द है वो सबसे पहले अपनी परिभाषा में स्किनर ने डाला था। तो ये 5 परिभाषाएं स्टैन की, जेम्स ड्रेवर की, ड्रेव डेहल की, गिलफोर्ड की और स्किनर की आपको याद रखनी है। कौन कौन से शब्दों का विशेष इस्तेमाल किया था। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो परिभाषाओं को रटवाते हैं, जिसमें कोई शब्द है वो ध्यान रखना है, आपको रटना नहीं है या समझना है। मैंने जो कहा उसको समझना है। प्रश्न आ जाए ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने अपनी परिभाषा में चिंतन शब्द का प्रयोग किया सृजनात्मकता के लिए, तो वो था स्किनर। अब सृजनात्मकता की प्रकृति कैसी होती है? प्रश्न सत्य असत्य में ही पूछे जाते हैं अक्सर। इससे सृजनात्मकता की प्रकृति कैसी होती है, तो 6 प्रकृतियाँ आपको याद रखनी है। यही सृजनात्मकता की विशेषताएं भी बन जाएंगी।
अपन छोटे से में पढ़ेंगे, सृजनात्मकता की विशेषता और भी बाद में आएंगी। सृजनात्मकता की प्रकृति कैसी होती है? तो सृजनात्मकता है वह हमेशा सार्वभौमिक होती है। यहाँ सार्वभौमिक का मतलब है सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ है, वह सृजनात्मकता पाई जाती है। सार्वभौमिक का मतलब है सृजनात्मकता सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। दूसरा है यह हमेशा प्रकृति प्रदत्त होती है, प्रकृति प्रदत्त। क्रिएटिविटी हमेशा जन्मजात होती है, वंशानुगत होती है, इसे अर्जित नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखें। सृजनात्मकता कभी अर्जित नहीं होती है, सृजनात्मकता केवल विकसित हो सकती है, प्रकृति प्रदत्त हो सकती है, इसका विकास किया जा सकता है, अर्जित नहीं किया जा सकता। और विकास किसके द्वारा किया जाएगा? तो कोई भी चीज़ है उसका विकास करने के लिए दो तथ्य आपको याद रखने हैं, शिक्षण के द्वारा या फिर प्रशिक्षण के द्वारा। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सृजनात्मकता प्रकृति प्रदत्त या जन्मजात होती है, अर्जित नहीं होती, इसका विकास किया जाता, मतलब पहले से जो मिला हुआ उसमें कुछ विकास किया जा सकता है। यह हमेशा सृजनात्मकता है वह हमेशा पूर्ण रूप से नवीन नहीं होती, हमेशा पूर्ण रूप से नवीन नहीं होती। नवीन तो होती है लेकिन पूर्ण रूप से नवीन नहीं होती, हमेशा, है ना, नवीन तो होती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप कोई नई चीज़ ही बनाएं। अर्थात आप पूर्व शैली में सुधार कर सकते हैं, ये भी एक सृजनात्मकता है। पहले की कोई शैली है उसमें आपने सुधार कर दिया, ये आपकी क्रिएटिविटी है। पूर्व कोई वस्तु है, उस पूर्व वस्तु में आपने सुधार कर दिया, ये भी आपकी क्रिएटिविटी है। पूर्व शैली में सुधार करना, पूर्व वस्तु में सुधार करना, या पूर्व का कोई विचार है उस पूर्व विचार में अगर आपने परिवर्तन कर दिया तब भी ये सृजनात्मकता है। मतलब पहले से कोई चीज़ है उसमें भी सुधार कर रहे हैं तो यह सृजनात्मकता कहलाती है। तो सृजनात्मकता हमेशा पूर्ण रूप से नवीन नहीं होती है, यह आपको याद रखना है। सर्जन के लिए आत्मसंतुष्टि होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखें। और सृजनात्मक व्यक्ति में अहम निहित होता है, सृजनात्मक व्यक्ति में अहम निहित होता है, अर्थात यह मेरी रचना है, ये मैंने बनाया है, ये मैंने डिज़ाइन किया है, अर्थात उसमें अहम का भाव होता है। यह मेरी रचना है, देखो वो मैंने बनाया है, देखो वो मैंने डिज़ाइन किया है, देखो देखो वो आया वो मेरा है। अर्थात सृजनात्मकता में कहीं न कहीं अहम होता है और सृजनात्मकता का क्षेत्र है वह बहुत व्यापक होता है, मतलब छोटे से क्षेत्र से संबंधित नहीं होती है। तो इस सृजनात्मकता की बेसिक प्रकृति जिसमें आपको 3 पॉइंट ही याद रखने हैं, सार्वभौमिक, प्रकृति प्रदत्त, हमेशा पूर्ण रूप से नवीन नहीं होती, और चौथा याद रह जाए तो अहम निहित होता है। अब सृजनात्मकता के तत्व की बात करें, देखो एक एक चीज को आपको याद रखना है। सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो सृजनात्मकता के तो कम से कम 25-26 तत्व है, सारांश रूप में हम इसे भी पढ़ेंगे। लेकिन सृजनात्मकता के तत्व देने वाले 4-5 मनोवैज्ञानिक थे, जिसमें गिलफोर्ड ने भी दिया, गुड ने भी दिया, टॉरेंस ने भी दिया, डेहल ने भी दिया। 4 मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मकता के तत्वों के बारे में बताया था। एक तो है गिलफोर्ड ने, गिलफोर्ड के बाद आता है गुड आता है, गुड के बारे में टॉरेंस ने भी सृजनात्मकता के तत्व बताए थे और परीक्षण भी दिया था। और ड्रेव डेहल ने भी सृजनात्मकता के तत्व बताए। लेकिन गिलफोर्ड एंड गुड के सृजनात्मकता के तत्व पूछे जाते हैं। गिलफोर्ड के सृजनात्मकता के तत्व कितने थे? तो 5 थे, और यही संक्रियाएं थी जो उसके बुद्धि के मॉडल में, वही 5 तत्व है वह सृजनात्मकता के तत्व माने। लेकिन पहले का नाम बदल दिया और पहले का नाम कर दिया ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता पहला तत्व हो गया। फिर 2 चिंतन जोड़ दिए। चिंतन कौन से हैं? अभिसारी चिंतन, और अभिसारी चिंतन के बाद दूसरा आता है अपसारी चिंतन। ये 2 प्रकार के चिंतन, ठीक है, वही संक्रिया वाले दोनों ही याद रखने हैं। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, फिर आता है स्मृति, और स्मृति के बाद आता है मूल्यांकन। तो गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के कितने तत्व है? तो गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के 5 तत्व है।
चिंतन की बात करें तो परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न को कई लोग है वह आज तक कंफ्यूज हो रहे। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके लिए किया? गिलफोर्ड ने, प्रश्न सुन लें, प्रश्न ये आया था गिलफोर्ड ने आरटेट 2011 में, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके लिए किया? तो अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग, इसके 4 ऑप्शन थे। एक तो बुद्धि है, दूसरा था सृजनात्मकता, और तीसरा था दोनों ही, और चौथा कोई और मान ले, कोई भी ऑप्शन है। अब जहाँ पे भी अभिसारी चिंतन आता है तो पढ़ पढ़ के इतना अपने दिमाग में घुस गया है कि अभिसारी चिंतन हमेशा बुद्धिमान व्यक्तियों में होता है, अपसारी चिंतन है वो सृजनात्मक व्यक्तियों में होता है। लेकिन गिलफोर्ड ने क्या कहा वो समझे। कोई भी नवीन विचार आपके दिमाग में तभी आता है जब आपके दिमाग में पुराना विचार भी हो, यानी कि पहले से बनी हुई वस्तु के बारे में सोचेंगे तब उससे भिन्न वस्तु बनाने का प्रयास करेंगे। अर्थात पहले व्यक्ति हमेशा कौन सा चिंतन करेगा? अभिसारी चिंतन, और फिर बाद में कौन सा करेगा? अपसारी चिंतन। तो यहाँ आपका उत्तर था बुद्धि के सृजनात्मकता। तो यहाँ पे गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग है वो किसके लिए किया था? सृजनात्मकता। जब उसने अपना ये तत्व बताए थे, तो ये ज़रूर याद रखें। अब ये 5 तत्व हो गए, उसमें अभिसारी चिंतन क्या होता है और अपसारी चिंतन क्या होता है। अभिसारी का मतलब है एक बिंदु पर ही सोचना, और अपसारी चिंतन का मतलब है बहुत सारे बिंदुओं पर सोचना। जैसे कि आपको पूछा जाए जयपुर, जयपुर के बारे में, जयपुर क्या है, इतना ही पूछ लें तो आप कहते हैं जयपुर राजस्थान की राजधानी है। मतलब आपने एक पूर्व निर्धारित पॉइंट पे सोचा, ये उत्तर दिया, इसका मतलब ये आपका कौन सा चिंतन हो गया? अभिसारी चिंतन। आपने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, जयपुर कहते ही ओ ये तो राजस्थान की राजधानी है। लेकिन एक बालक ने जयपुर सुना, जयपुर सुनते ही उसने इसके बारे में कई सारे विश्लेषण कर दिए, ओ ये गुलाबी नगरी है, ये है, ये है, ये है, ये है, और उसने राजस्थान की राजधानी बोला ही नहीं। अर्थात मूल परंपरा से भी आगे सोचना ये अपसारी चिंतन कहलाता है। और पुरातन जो चिंतन है, एक ही दिशा में सोच रहे हैं, इसको ही एक विध चिंतन बोला जाता है। अभिसारी को बोलते हैं एक विध चिंतन, और अपसारी को बोलते हैं बहुविध चिंतन। इस चिंतन की व्याख्या और भी बाद में करेंगे। तो यहाँ पॉइंट ये था कि दोनों ही प्रकार के चिंतन है वह सृजनात्मक बालकों में पाए जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान बालकों में केवल कौन सा चिंतन पाया जाता है? अभिसारी। सृजनात्मक बालकों में दोनों ही चिंतन पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा किसकी ज़्यादा होती है तब कौन सा है? अपसारी चिंतन। तो ये दोनों ही पॉइंट अलग अलग हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है। तो सृजनात्मकता के तत्व गिलफोर्ड ने कितने बताए थे? गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के तत्व कितने हैं? 5 हैं। अब आगे बात करेंगे गुण की। तो गुण ने सृजनात्मकता के कितने तत्व बताए? तो यहाँ पे 6 तत्व बताए थे। उन 6 तत्व में कौन कौन सा आता है? एक तो आता है साहचर्य, गुण के अनुसार 6 तत्व है। साहचर्य के बाद आता है आदर्शात्मक क्षमता, इसकी व्याख्या नहीं करनी है आपको, आदर्शात्मक व्याख्या। आदर्शात्मक व्याख्या के बाद अगला पॉइंट आता है मौलिकता, ये भी एक सृजनात्मकता का तत्व है। मौलिकता के बाद उसने कहा अनुकूलनता, अनुकूलनता ये भी सृजनात्मकता का तत्व है। लोच की निरंतरता, लोच की निरंतरता यह भी सृजनात्मकता का तत्व है। और एक है तार्किक मूल्यांकन, तार्किक मूल्यांकन भी सृजनात्मकता का तत्व है। प्रश्न इसमें क्या पूछा गया था समझे, निम्न में से कौन सा एक गुण का सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो इसने कितने बताए थे? 6। आपको 6 के 6 बारे में ध्यान होना चाहिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गुण का है इसलिए। अब सृजनात्मकता के कितने सिद्धांत होते हैं ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सृजनात्मकता जैसे अधिगम के सिद्धांत है, वैसे ही सृजनात्मकता के भी सिद्धांत है। और सृजनात्मकता के सिद्धांत कितने हैं? तो एक तो आता है शास्त्रीय सिद्धांत, 2 प्रकार से बांटेंगे इसको। शास्त्रीय सिद्धांत जो पुराने सिद्धांत है, और एक आते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में 4 सिद्धांत शामिल हैं, बाकी सारे के सारे शास्त्रीय सिद्धांत हैं। इनका वर्गीकरण नहीं करेंगे, एक एक सिद्धांत को पढ़ेंगे।
सबसे पहला सिद्धांत आता है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। मनोविश्लेषण का सिद्धांत, आप इसको कहीं दूसरे कोचिंग्स के वीडियो से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। मनोविश्लेषण का सिद्धांत है, वह देने वाले व्यक्ति कौन थे? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड द्वारा ही मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया गया था। और इसने क्या कहा था, आपको याद क्या रखना है वो समझना है। एक व्यक्ति के अंदर मूल प्रवृत्तियाँ होती है और कोई भी व्यक्ति है वह मूल प्रवृत्तियों के अनुसार ही कार्य करता है। मूल प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करता है। यहाँ समझना क्या, वो देखें। एक व्यक्ति अगर अपनी मूल्य प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करता है, अर्थात वह कौन से मन का उपयोग करेगा? अचेतन मन का, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों की उत्पत्ति किससे होती है? अचेतन मन की। तो मूल प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करना सृजनात्मकता नहीं है। कोई व्यक्ति मूल प्रवृत्तियों से हटकर कार्य करे, कोई व्यक्ति है वह मूल प्रवृत्तियों से हटकर कार्य करे, तभी वह कहलाएगी सृजनात्मकता। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मूल प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करे तो वो बुद्धिमान हो सकता है, क्रिएटिव नहीं हो सकता। और मूल प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करता है तो कौन सा मन काम करेगा? अचेतन मन। अगर मूल प्रवृत्तियों से हटकर कार्य करे तो फिर किस मन का उपयोग करेगा? वह चेतन मन का। किसका उपयोग करेगा? चेतन मन। अब प्रश्न क्या है वो समझे। सृजनात्मकता का संबंध कौन से मन से होता है? चेतन मन से या अचेतन मन से? तो सृजनात्मकता का संबंध किससे होता है? चेतन मन से होता है। अचेतन मन का कोई स्थान नहीं है सृजनात्मकता में, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। अचेतन मन का कोई स्थान नहीं है किसमें? सृजनात्मकता में। क्योंकि मूल प्रवृत्तियों के अनुसार काम करे तो वो अचेतन मन है, लेकिन मूल प्रवृत्तियों से हटकर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, इसका मतलब किसका उपयोग कर रहा है? वह चेतन मन का उपयोग कर रहा है। तो ये मनोविश्लेषण का सिद्धांत हो गया। दूसरा आता है समग्रवाद का सिद्धांत। देखिए, अधिगम के जो सिद्धांत थे वही सिद्धांत हैं। समग्रवाद को ही क्या कहा गया है? गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत क्या कहता है? तो सृजनात्मकता का मूल आधार अंतर्दृष्टि है। सृजनात्मकता का आधार क्या है? अंतर्दृष्टि। या सृजनात्मकता का आधार क्या है? सूझ। सृजनात्मकता किससे उत्पन्न होती है? सूझ से उत्पन्न होती है। तीसरा, देखो पॉइंट यही याद रखना है। दूसरे सिद्धांत में आधार बताया गया है अंतर्दृष्टि। पहले मनोविश्लेषण के सिद्धांत में कौन से मन का भाग है ये बताया गया है। दूसरे सिद्धांत में सृजनात्मकता का आधार बताया गया है। तीसरे सिद्धांत में साहचर्यवाद का सिद्धांत। साहचर्यवाद का सिद्धांत। साहचर्यवाद मतलब कोरिलेशन। उपस्थित जितने भी तत्व हैं आपके सामने, उपस्थित तत्वों, आपके सामने जितने भी तत्व उपस्थित है, उन तत्वों के मध्य आप कितना अधिक सहसंबंध स्थापित कर पाएंगे। जितना अधिक सहसंबंध स्थापित करेंगे उतना ही आप क्या कहलाएंगे? सृजनात्मक कहलाएंगे। तो तत्वों के मध्य सहसंबंधता है, वह सिद्धांत कौन सा है? साहचर्यवाद का सिद्धांत है। अब इसके आगे कुछ और सिद्धांत है, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले जन्मजात शक्ति का सिद्धांत। जन्मजात शक्ति का सिद्धांत। 3 सिद्धांत अपन ने पढ़े। अब अगले सिद्धांत को समझेंगे। जन्मजात शक्ति का सिद्धांत क्या कहता है? तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि सृजनात्मकता कैसी होती है? प्रकृति प्रदत्त होती है। प्रकृति प्रदत्त होती है अर्थात कैसी होती है? वंशानुगत होती है। सृजनात्मकता प्रकृति प्रदत्त या वंशानुगत होती है। अब वंशानुगत होती है, इसका मतलब क्या हुआ? तो यह जन्म के साथ ही मिल जाती है। इसका केवल क्या होता है? विकास होता है। और विकास किसके द्वारा होता है? शिक्षण के द्वारा, या फिर किसके द्वारा होता है? प्रशिक्षण के द्वारा। और कहा गया है कि सृजनात्मकता है वह आयु के अनुसार बढ़ती जाती है, लेकिन इसके बढ़ने की उच्चतम सीमा कितनी है? 30 वर्ष। यहाँ पे जन्मजात सिद्धांत में कहा गया है कि एक व्यक्ति की सृजनात्मकता है वो 30 वर्ष तक उच्चतम स्तर पे होती है, लेकिन 30 वर्ष के बाद या तो सृजनात्मकता स्थिर हो जाती है
या उसके अंदर क्या आने लगती है, अवनति आने लगती है। तो सृजनात्मकता के लिए चरम सीमा की निर्धारण कितना किया गया है, ये पूछा गया है। चरम सीमा, सृजनात्मकता की वृद्धि से संबंधित चरम सीमा की आयु कितनी निर्धारित की गई है, 30 वर्ष। और यह कौन से सिद्धांत पर आधारित है, जन्मजात शक्ति का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत दिया था स्वप्रेरणा का सिद्धांत। स्वप्रेरणा का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे, ये पूछा जाता है। मनोविश्लेषण जैसे दिया था तो इसका भी प्रश्न है। यह 3 मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। कोविंगटन, स्वप्रेरणा का सिद्धांत दिया था एक तो कोविंगटन ने, ये पहला व्यक्ति था, ठीक है। कोविंगटन के बाद दूसरा आता है बेरी, कोविंगटन, बेरी, और तीसरा जो आपका परिचित है वह है अल्बर्ट बांडुरा। इन 3 व्यक्तियों ने मिलकर अभिप्रेरणा का सृजनात्मकता का, स्वप्रेरणा का सिद्धांत दिया। और इन्होंने एक बात पर अपना सिद्धांत समाप्त कर दिया कि अभिप्रेरणा है, सृजनात्मकता है, वह हमेशा किससे जुड़ी होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा से जुड़ी होती है, और बाह्य अभिप्रेरणा बहुत कम काम करती है। अब इन दोनों का विभाजन भी इन्होंने किया, कैसे किया वो समझ लें। इन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि सृजनात्मकता में 90% योगदान आंतरिक अभिप्रेरणा का रहता है, जबकि 10% योगदान है वो किसका रहता है, बाह्य अभिप्रेरणा। तो सृजनात्मकता का, स्वप्रेरणा का सिद्धांत है वह किस पर बल देता है, आंतरिक अभिप्रेरणा पर बल देता है। इसके बाद आता है आपका अगला सिद्धांत, वह है प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। अब ये एक बार सी-टेट में पूछा गया है, इसलिए हम इसकी व्याख्या यहाँ पे कर रहे हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत क्या कहता है, तो बहुत इजी है। आपका मस्तिष्क है, वैसे आप जितने भी सुन रहे हैं इसको सब क्रिएटिव है और बुद्धिमान है, मेरे से ज़्यादा है। एक मस्तिष्क व्यक्ति का, उसके 2 भाग होते हैं। ये आधे आधे गोल भाग है, इसलिए गोलार्ध नाम दिया गया है। यह आपका बायां गोलार्ध है और ये आपका दायां गोलार्ध है। ये प्रश्न पूछा गया इसलिए इसको समझें। बायां गोलार्ध है वो हमेशा तार्किक चिंतन के लिए उपयुक्त होता है, मतलब तार्किक चिंतन है वह, उससे संबंधित कौन सा गोलार्ध है, बाया चिंतन, बाया भाग। और यही है वह आपकी बुद्धिमान होने के लिए उत्तरदायी है। मतलब व्यक्ति के बुद्धिमान होने का गुण है वह प्रमस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है, बाह्य भाग से। अगर इसका विकास ज़्यादा है, इस वाले भाग का, बाएं गोलार्ध का, तो व्यक्ति हमेशा कैसा होगा, बुद्धिमान। लेकिन अगर इसका दायां भाग अगर अधिक विकसित हो तो वह व्यक्ति कैसा होगा, सृजनात्मक होगा। तो सृजनात्मकता का संबंध है वह प्रमस्तिष्क के कौन से गोलार्ध से है, दायां। अब आप डिसाइड कर ले कि आपका कौन सा है। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका न तो ये विकसित होता न ये विकसित होता है, और किस श्रेणी में आता है आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है कि सृजनात्मकता में प्रमस्तिष्क का कौन सा गोलार्ध सबसे ज़्यादा विकसित होता है, दायां। और बुद्धिमान बालक होते हैं उनका कौन सा गोलार्ध विकसित होता है, तो वो है बायां। अब मान लीजिए आप शिक्षक हैं, ये सिद्धांत पढ़ लिए। एक शिक्षक को बुद्धिमान पे ज़्यादा ध्यान देना है कि सृजनात्मक बालक पे ध्यान देना है। तो यहाँ एक शिक्षक को जितने भी विशिष्ट बालक हैं, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, पिछड़े, मंदबुद्धि, स्नायविक, जितने भी है, सबसे ज़्यादा ध्यान किसको देना है, किस पर देना है। एक शिक्षक को सबसे ज़्यादा ध्यान सृजनात्मक बालकों पे देना है। और एक प्रश्न पूछा गया था कि सृजनात्मक बालकों को एक शिक्षक कैसा कार्य दे। तो यहाँ पे, या एक सृजनात्मक बालक है उसके लिए शिक्षण की व्यू रचना कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सृजनात्मक बालक है, एक शिक्षक को हमेशा उनको कैसा रखना चाहिए, कार्य केंद्रित रखना चाहिए, लक्ष्य केंद्रित नहीं। देखो शिक्षक के 2 दायित्व हैं, एक तो सृजनात्मक बालकों पे सर्वाधिक ध्यान देना, और दूसरा है सृजनात्मक बालकों को कुछ न कुछ कराते रहना, अर्थात उन्हें कार्य केंद्रित रखना। यही सृजनात्मकता के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सृजनात्मकता पे कठोर अनुशासन हो जाए, 2 चीज़ें ध्यान रखें, कठोर अनुशासन, और कठोर अनुशासन के साथ है रूढ़िवादिता।
रूढ़िवादिता ये सृजनात्मकता का दमन करते हैं। ये प्रभावित करने वाले कारकों में कठोर अनुशासन से क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है और रूढ़िवादिता से भी आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने ये कोई वाद्य यंत्र बजाना सीख लिया, टासे कहते हैं अपने यहाँ पे डूंगरपुर में, वो बजाना सीखा और आपके पिताजी से कहे पिताजी हम तो ये बजाएंगे, तो आपके पिताजी बोलेंगे बेवकूफ़ ये अपना काम नहीं है, टासे बजाने का काम किसका है। बिल्कुल, तो इस किसी जाति से जोड़ देंगे। तो रूढ़िवादिता है वह आपकी सृजनात्मकता में हमेशा कमी लाएगी, कठोर अनुशासन आपकी सृजनात्मकता में कमी लाएंगे। तो ये जो सिद्धांत है वो कहीं न कहीं सृजनात्मकता की वृद्धि से या सृजनात्मकता के वर्धन से संबंधित है। अब आप कोई सृजनात्मक क्रिया कैसे करते हैं, नवीन विचार को उत्पन्न कैसे करते हैं, तो सृजनात्मक प्रक्रिया क्या होती है कि किस प्रकार से एक नए कार्य का आप निर्माण करते हैं। तो अब बात करेंगे सृजनात्मक प्रक्रिया। सृजनात्मक प्रक्रिया में आपको क्या समझना है कि किस प्रकार से एक क्रिएटिव वर्क का उत्पाद होता है या आउटकम होता है। द क्रिएटिव प्रोसेस सबसे पहले एक मन की पुस्तक थी। मन एक मनोवैज्ञानिक है। इस मन ने एक पुस्तक लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। अंग्रेजी में लिख देता हूँ मैं, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। अब ये किताब दो जनों ने लिखी है, दूसरा आप ढूंढेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। लेकिन यहाँ बात कर रहे क्रिएटिविटी से रिलेटेड एक पुस्तक इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी मन ने लिखी थी। और मन के अनुसार सृजनात्मकता की कितनी प्रक्रियाएं होती है, 4 प्रक्रियाओं को यहाँ जोड़ा गया है प्रोसेस से। 4 प्रोसेस में आप कोई क्रिएटिव वर्क बनाते हैं, उसमें कौन कौन सी 4 अवस्था हैं। तो एक तो है तैयारी की अवस्था, प्रिपरेशन, तैयारी की अवस्था। दूसरी अवस्था मन ने नाम दिया इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन अंग्रेजी में ही पूछा जाता है ये। इंक्यूबेशन के बाद तीसरा है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन और इल्यूमिनेशन के बाद चौथा आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति। तो सृजनात्मक प्रक्रिया है वो कितने चरणों में पूर्ण होती है, 4 चरण। तैयारी की अवस्था, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और पुनरावृत्ति। ये दोनों शब्द हैं, आप हिंदी में क्या कहते हैं वो ढूंढ लेंगे, मुझे पता है। तैयारी की अवस्था का मतलब क्या होता है वो समझे। गंभीरता से कार्य प्रारंभ करना। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो एक तो आता है गंभीरता से कार्य प्रारंभ करना। आप गंभीरता से किसी समस्या पर कार्य प्रारंभ करेंगे, तो गंभीरता से कार्य प्रारंभ करना। इसके लिए आप क्या करेंगे, योजना का निर्माण करेंगे। योजना का निर्माण करेंगे कि इस कार्य को कैसे पूरा किया जाए, तो योजना का निर्माण करना तैयारी की अवस्था में आता है। इस योजना को पूरा करने के लिए आप तथ्यों का एकत्रीकरण करेंगे या संग्रहण करेंगे। इन तथ्यों का आप क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद हो सकता है आपको योजना में क्या करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े। तो योजना में परिवर्तन भी कर सकते हैं, या आप जिस शैली से समस्या का समाधान कर रहे हैं उस शैली में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो इतने तथ्य वो किससे संबंधित हैं, आपके तैयारी, गंभीरता से कार्य प्रारंभ करना, उसके लिए योजना बनाना, योजना के अनुसार तथ्यों का एकत्रीकरण, विश्लेषण। विश्लेषण के बाद हो सकता है आपको कुछ अजीब लगे, नहीं हो सकता पूरा काम, तो योजना में परिवर्तन या अपनी शैली में परिवर्तन करेंगे। अर्थात यहाँ पे आप बहुत सारे प्रयास करेंगे। अधिकतर प्रयास है वो तैयारी की अवस्था में होते हैं। और मान लीजिए फिर भी आपको कोई समाधान नहीं मिला, तो आप कोई काम कर रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं, आपको किताब से ही समझा देते हैं क्योंकि आप किताबों में पढ़ने में रुचि लेते हैं। आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, बहुत सारा पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता, तो कहते हैं आप अरे यार मरने दो, ये वर्ड निकलता ही है, मरने दो। यही मरने दो क्या होता है, इंक्यूबेशन। मतलब बहुत सारे प्रयासों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिलता है, तो आप क्या कर देते हैं, समस्या को एक और रख देते हैं। यही कहलाता है इंक्यूबेशन। समस्या को कुछ समय के लिए, यूनी परमानेंट, समस्या को कुछ समय के लिए एक और रख देना, या कुछ समय के लिए क्या कर देना, त्याग कर देना। आप उस समस्या का कुछ समय के लिए क्या कर दे, त्याग कर देते हैं।
अब आप इस त्याग करते हैं तो आपका चिंतन भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आपका चिंतन भी बंद हो जाएगा यहाँ पे, और आपकी बाह्य क्रिया होती है उस बाह्य क्रिया को भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। आप टीवी देखने बैठ गए, आप बच्चों के साथ खेलने लगे, आप पार्क में चले गए, आप कॉफ़ी पीने चले गए, आप मूवी देखने चले गए, अर्थात समस्या के बारे में आप फिर बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। चिंतन भी बंद हो गया, बाह्य क्रिया भी बंद हो गई, दूसरे कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। और इस अवस्था में फिर आपका कौन सा मन काम करने लगता है? देखिए, तैयारी में कौन सा मन काम करता है? चेतन। इम्पोर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिए, तैयारी की अवस्था का संबंध चेतन से है। लेकिन जैसे ही आपने समस्या को साइड में रख दिया, दूसरे कार्यों में व्यस्त हो गए, तब आपका कौन सा मन काम करने लगेगा? अचेतन मन। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि सृजनात्मकता में चेतन मन सबसे ज़्यादा काम करता है। लेकिन जब उसके प्रोसेस की बात करें तो एक प्रोसेस ऐसा आता है इंक्यूबेशन, जहाँ व्यक्ति का अचेतन मन है वो हावी हो जाता है, और इस अचेतन मन से कभी कभी इस समस्या का क्या मिल जाता है? समाधान मिल जाता है। अचेतन मन से समस्या का समाधान मिला तो हो सकता है इंक्यूबेशन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। कहते हैं कि जब कोई समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो उस काम को छोड़ दीजिए आप। हो सकता है अचानक आपके अचेतन मन से कोई आइडिया निकल जाए, जैसे कि बेंजीन, साइंस वाले हैं वो समझ, बेंजीन सुना होगा। ये बेंजीन ऐसा होता है, केकुले जब बेंजीन की संरचना और अनुनादी संरचनाओं पर अध्ययन कर रहे थे तो उनको इसकी संरचना का ध्यान नहीं मिल रहा, बनाऊं कैसे। तो उनको रात को एक सपना आया, सांप के मुंह में सांप की पूंछ, यानी कि ये सांप है, ये सांप का मुंह है और उसकी पूंछ है वो उसके मुंह में, मतलब एक सर्कुलर शेप उसके दिमाग में आ गई। तो कहीं न कहीं वो सपना है वो किससे संबंधित था? अचेतन मन से। आर्कीमिडीज का आपने नाम सुना होगा। आर्कीमिडीज को भी अपने सिद्धांत का हल कब मिला? जब वो नहा रहा था, और नहा रहा था तो उसको तुरंत उसका हल मिल गया और दौड़ता दौड़ता बाहर निकला, यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए, आपने सुना होगा। और इसके बाद आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है सहज बोध। सहज बोध का अर्थ क्या हुआ वो समझें। हो सकता है इंक्यूबेशन नहीं आए आप में, ये ज़रूरी नहीं है इंक्यूबेशन, ये चारों अवस्थाएं ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है ये आ सकती है आपके। कभी कभी इंक्यूबेशन के बिना ही आपको अचानक समस्या का समाधान मिल जाए। देखो, दोनों में, इसमें भी अचानक मिलता है, इसमें भी अचानक मिलता है, लेकिन इसमें अचानक आप कार्य छोड़ते उसके बाद मिलता है। लेकिन यहाँ तैयारी के साथ साथ आपको इल्यूमिनेशन, सहज बोध से अचानक समस्या का समाधान मिल जाए, तो ये समस्या का समाधान है, वह इल्यूमिनेशन कहलाता है। अब इस समस्या समाधान को कैसे समझें? तो इंक्यूबेशन का संबंध किससे है? अंतर्दृष्टि से है। किससे संबंध है इसका? अंतर्दृष्टि से है। और पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? आपको जो समाधान मिला उसकी क्या करें आप? जांच करें, जांच करें, पड़ताल करें। जांच पड़ताल वो पुनरावृत्ति में आता है। और हो सकता है आप अपने ही कार्य को किस ढंग से देखें? आलोचनात्मक ढंग से देखना, अपने ही कार्य का आलोचनात्मक वर्णन करना, यही कहलाता है जांच पड़ताल। और यह जांच पड़ताल है उसका क्षेत्र क्या होता है? बहुत व्यापक होता है। इसलिए कहते हैं कि सृजनात्मकता है वह हमेशा कैसी होती है? व्यापक होती है। तो सृजनात्मक प्रक्रिया के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। तैयारी, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और पुनरावृत्ति। तैयारी की अवस्था चेतन मन से संबंधित है, इंक्यूबेशन अचेतन मन से संबंधित है, इल्यूमिनेशन सूझ से संबंधित है, और पुनरावृत्ति है वह आलोचनात्मक वर्णन से संबंधित है, और जिसका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। अब सृजनात्मकता और बुद्धि में कोई संबंध है तो देखेंगे। सृजनात्मकता ये परीक्षा में पूछा गया है, एवं शैक्षिक लब्धि। पहला तो बता दें, सृजनात्मकता और शैक्षिक लब्धि। और शैक्षिक लब्धि क्या होती है? एजुकेशन क्वोशेंट, EQ। इन दोनों में किस प्रकार का संबंध है? तो इन दोनों में किस प्रकार का संबंध है? नकारात्मक। सृजनात्मकता और शैक्षिक लब्धि में नकारात्मक संबंध होता है। कैसे? तो जो सृजनात्मक बालक है वो हो सकता है अंक लाने में, अंक, ठीक है ना, पढ़ने में तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब अंकों की बात की जाए, जैसे कि आप यहाँ पे एक प्रश्न दे दिया कि कवि क्या कहना चाहता है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। क्रिएटिव बालक हटकर उत्तर लिखेंगे, और हो सकता है गुरुजी कहे बेवकूफ़ ये क्या लिखा है तूने,
तो हो सकता है अंक कम लाए। इसलिए शैक्षिक लब्धि से नकारात्मक संबंध होता है क्योंकि हटकर उत्तर लिखते हैं। लेकिन सृजनात्मकता का बुद्धि से किस प्रकार संबंध होता है? तो सृजनात्मकता और बुद्धि में किस प्रकार का संबंध होता है? सकारात्मक संबंध होता है, क्योंकि जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी आईक्यू है वह सामान्य से उच्च होती है। आईक्यू 110 से ऊपर होती है, वही बालक सृजनात्मक कहलाएंगे। अब बुद्धि और सृजनात्मकता में क्या अंतर है तो समझे। बुद्धि है वह किस पर आधारित होती है? एक विध चिंतन, एक विध चिंतन। और एक विध चिंतन का अर्थ क्या हुआ? एक दिशा में सोचना, एक दिशा में सोचना। और सृजनात्मकता है वह किस पर आधारित होती है? बहुविध चिंतन, अपसारी चिंतन, जिनको बोला जाता है बहुविध चिंतन। और बहुविध चिंतन करना एक साहसिक कार्य है। आप तभी कर सकते हैं जब आप में साहस हो। तो सृजनात्मकता वास्तव में क्या है? साहसिक चिंतन है या साहसिक कार्य है। और ये परिभाषा बन गई वॉरलेट। किसने सृजनात्मकता को साहसिक चिंतन या साहसिक कार्य कहा है? तो ये परिभाषा किसकी होगी? वॉरलेट की। तो बुद्धि एक विध चिंतन पर आधारित होती है, जबकि सृजनात्मकता है वो बहुविध चिंतन पर आधारित होती है। यह एक समय में एक अनुक्रिया करती है, एक समय में बहुत सारी अनुक्रियाएं करती है। अब दूसरा है उच्च सृजनकर्ताओं में, उच्च सृजनकर्ताओं में उच्च बुद्धि लब्धि पाई जाती है, उच्च आईक्यू पाया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उच्च आईक्यू वाला है वह सृजनात्मक हो। अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है वह हमेशा सृजनात्मक नहीं हो सकते, लेकिन सृजनात्मक व्यक्ति है वह बुद्धिमान ज़रूर हो सकते हैं। अगला है जब बुद्धि परीक्षण किए जाए, आईक्यू, और एक होता है सृजनात्मक परीक्षण। बुद्धि परीक्षण और सृजनात्मक परीक्षण किसका परीक्षण करते हैं? तो बुद्धि परीक्षण है वह केवल ज्ञानात्मक व्यवहार का परीक्षण करते हैं। मतलब बुद्धि का संबंध किससे होता है? ज्ञानात्मक व्यवहार से। और बुद्धि परीक्षण भी किसकी परीक्षा लेते हैं? ज्ञानात्मक व्यवहार यानी कि मानसिक योग्यता की। जबकि सृजनात्मक परीक्षण है वह हमेशा नवीनता के साथ है मौलिकता, नवीनता, मौलिकता, और मौलिकता के बाद है लचीलापन। इनकी परीक्षण करते हैं। तो बुद्धि और सृजनात्मकता में क्या संबंध है? तो सकारात्मक संबंध है, लेकिन अंतर भी बहुत सारा है। ये अंतर भी आपको याद रखने हैं। यहाँ तक हम पढ़े थे सृजनात्मकता के बारे में कुछ विशेष तथ्य। अब पढ़ेंगे सृजनात्मकता के तत्व और उसकी विशेषताएं। एक बालक सृजनात्मक है तो उस बालक की, सृजनात्मक बालकों की क्या विशेषताएं होती है, और सारांश रूप में सृजनात्मकता के और कौन कौन से तत्व हो सकते हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो 2 टॉपिक बाकी बचे क्रिएटिविटी से रिलेटेड। सृजनात्मक बालकों का व्यवहार किस प्रकार का होता है, सृजनात्मकता के और क्या क्या तत्व हो सकते हैं, और सृजनात्मकता के परीक्षण। ये कल की क्लास में पूरा करेंगे। कल की क्लास और लंबी होगी, इसको ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद।